गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रति चेन की रीतियाँ, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग ये टू टाइप्स है। फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड सेकंड है नॉन रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। यादृच्छिक या प्रायिकता प्रतिचिह्न रीतियों के अंतर्गत प्रतिदर्श की इकाई इस प्रकार छांटी जाती है कि समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की समान ज्ञात संभाविता या प्रायिकता होती है। चयन प्रक्रिया पूर्णतया वस्तुनिष्ठ और यादृच्छिक होती है। उस पर व्यक्तिगत अभिनीति या पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यादृच्छिक प्रतिचयन पर प्रायिकता नियम लागू किए जा सकते हैं और प्रक्रिया में होने वाली प्रतिचयन विचरणशीलता का स्वरूप यथोचित परिशुद्धता के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिदर्श के प्रतिनिधि रूप के सांख्यिकीय मूल्यांकन की सहायता से प्रतिदर्श के आधार पर समष्टि के अभिलक्षणों का अभिन्नत आकलन किया जा सकता है और आकल की परिशुद्धता भी ज्ञात की जा सकती है। इसके विपरीत गैर यादृच्छिक या गैर प्रायिकता वर्ग की रीतियों के अधीन समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की ज्ञात समान प्रायिकता नहीं होती। चयन प्रक्रिया यादृच्छिक न होकर पूर्णतः या अंशतः व्यक्तिनिष्ठ पक्षपातपूर्ण होती है। यही कारण है कि अधिकतर गैर यादृच्छिक रूप से चयनित प्रतिदर्श समष्टि के अभिलक्षणों का यथेष्ट रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और चयन प्रक्रिया में प्रतिचयन विचरणशीलता के स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि यादृच्छिक या प्रायिक प्रतिचयन विधियों द्वारा चयनित प्रतिदर्श समष्टि के मौलिक अभिलक्षणों के निरूपक होते हैं और इन प्रतिदर्शों के सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा समष्टि के प्राचलों का अनभिन्न आकलन किया जा सकता है। दोनों वर्गों के अधीन शामिल प्रतिचयन की निम्नलिखित प्रमुख रीतियाँ नीचे दी गई है। फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये इसमें सैम्पलिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे यादृच्छिक या प्रायिकता कहा जाता है, और सेकंड है नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर जो रैंडम सैम्पलिंग है उसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। और जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। अब इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग का जो फर्स्ट पार्ट है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन वह प्रतिचयन परिधि जिसके अनुसार समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की समान संभावना होती है तथा सभी संभव प्रतिदर्शों के चुने जाने की प्रायिकता समान होती है। प्रतिदर्श में इकाइयों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से देव या अवसर पर छूट दी जाती है। वह चयनकर्ता की अभिनीति या स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होती। यादृच्छिक शब्द का तात्पर्य अनियमित, आकस्मिक या असावधानी युक्त से नहीं है, वरना देव या संयोग या सम प्रायिकता पर आधारित चयन प्रक्रिया से है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के निम्न 3 आवश्यकता तो है। चयन प्रक्रिया में समष्टि की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान प्रायिकता होती है। प्रतिस्थापन सहित प्रतिचयन सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट जबकि चुनी हुई प्रत्येक इकाई को अगली इकाई चुनने से पहले वापस समष्टि में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हर इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की प्रायिकता 1/n होती है। प्रतिस्थापन रहित प्रतिचयन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में जबकि चुनी गई इकाई को वापस समष्टि में नहीं रखा जाता। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि कोई पॉपुलेशन हमारे पास समष्टि है और उसकी 10 इकाइयाँ है, तो
हम रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस से उसमें से कोई भी एक इकाई चुनते हैं। तो एक इकाई, कोई भी इकाई आ सकती है, उसको हमने चुन लिया, उसको फिर हमें दूसरी इकाई चुनी है, तो वो जो एक इकाई हमने पहले चुन ली थी, हमारे हाथ में आ गई थी, उसे हम फिर से उसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं, वापस से रख देते हैं। फिर से वो टोटल इकाइयाँ कितनी हो जाती है? 10। और फिर से इकाई चुनते हैं दूसरी, और फिर से यदि हमने तीसरी यूनिट भी चुननी है तो फिर से हम वो जो दूसरी हमने इकाई चुनी थी उसे फिर से उसमें रख देंगे, फिर से 10 इकाइयाँ हो जाएगी, और फिर से हमें चुनना है। तो इसे बोलते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, कि हमें कोई भी एक इकाई चुन रहे हैं, उसे फिर से उसमें रख रहे हैं, तो पहले जितनी इकाइयाँ थी उतनी ही हो जाती है, फिर से उसमें सुनते हैं। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी थैले में 10 गेंद यदि रखी हुई है, तो उसमें से हमने एक गेंद निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, अब उसे वापस से उसमें रखेंगे नहीं। तो अब थैले में कितनी गेंद बची? 9। फिर हम रैंडम बेसिस पे फिर एक निकालेंगे, फिर बैग में कितनी बची? 8, फिर निकालेंगे। तो इसे बोलते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली इकाई के चेन की प्रायिकता 1/n होती है, दूसरी इकाई के चेन की प्रायिकता 1/n-1 होती है, क्योंकि जो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट है, जिसमें वापस से फिर से जो यूनिट हम चुन रहे हैं उसको वापस से रिप्लेस कर देते, तो उसमें तो प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना 1/n होती है। n का मतलब कि उसके अंदर टोटल इकाइयाँ कितनी हैं। और जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसमें फर्स्ट की जो प्रायिकता होगी चुनने की वो होगी 1/n, और सेकंड की क्योंकि हमने रिप्लेस नहीं किया तो एक इकाई उसमें अभी कम हो गई है, तो पहले जो n इकाइयाँ थी अब उसमें n-1 इकाइयाँ रह गई है, एक इकाई हमने चूँकि निकाल ली है। तो जो सेकंड इकाई यदि हम चुनते हैं तो उसके चुने जाने की संभावना 1/n-1 होगी। फिर हम यदि थर्ड इकाई चुनते हैं तो उसके चुने जाने की संभावना 1/n-2 होगी। ठीक है। सांख्यिकीय अनुमति में वस्तुतः प्रतिस्थापन रहित प्रतिचिह्न का अधिक प्रयोग होता है। चयन प्रक्रिया में समष्टि की किसी इकाई के चयन का किसी अन्य इकाई के चुने जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिदर्श की सभी n इकाइयाँ चयन में परस्पर स्वतंत्र होती है। समष्टि n में से n आकार के सभी संभावित प्रतिदर्श को चुने जाने की समान संभावना होती है। एक होती है लॉटरी रीति, ये भी रैंडम का ही है, सिंपल रैंडम में हम ऐसे कर सकते हैं। लॉटरी मेथड्स, इस रीति के अनुसार समष्टि की सभी इकाइयों के नाम या क्रमांक समान आकार, रंग और स्वरूप की पर्चियों पर लिखकर उन्हें अच्छी तरह मिलाकर एक डिब्बे या ढोल में रख देते हैं। फिर उसमें से अभिष्ट आकार के प्रतिदर्श में शामिल की जाने वाली पर्चियाँ देव आधार पर आंखों पर पट्टी बांधकर निकाल ली जाती हैं। ये आवश्यक है कि सभी पर्चियाँ गोले बिल्कुल एक सी बनाई जाए। छांटने से पहले उन्हें अच्छी तरह से हिलाकर मिला लेना चाहिए और निष्पक्ष व्यक्ति से आंखों पर पट्टी बांधकर पर्चियाँ निकलवानी चाहिए। लौटने में इनामी पर्चियाँ निकालने में रीति बहुत लोकप्रिय है। अब हम देखते हैं कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसके गुण या दोष क्या है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन की लॉटरी रीति और यादृच्छिक संख्या विधि परिमित समष्टि के लिए उपयुक्त है, परंतु अपरिमित समष्टि का परिकाल्पनिक समष्टि में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। गुण 2, सरल यादृच्छिक प्रतिचिह्न का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि वह व्यक्तिगत अभिनीति के प्रभाव से मुक्त होती है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है, तथा यथेष्ट आकार के यादृच्छिक प्रतिदर्श समष्टि के अभिलक्षणों का भली भांति प्रतिनिधित्व करते हैं। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श पूर्णतया प्रायिकता और देव पर आधारित होता है, अतः प्रतिचिह्न बंटन के प्रमाप विभ्रम की सहायता से परिशुद्धता की मात्रा का सही आकलन किया जा सकता है। अन्य प्रकार की प्रतिचिह्न प्रविधि की तुलना में सर्वाधिक मितव्ययी प्रविधि है। इसमें समय, धन, श्रम की बचत होती है, परंतु सरल यादृच्छिक प्रतिचिह्न को बड़ी सीमाएं भी है। प्रथम, यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा हो या समष्टि में विविध प्रकार की इकाइयाँ हो तो सरल देव प्रतिदर्श समष्टि की विशेषताओं का यथेष्ट रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
इस प्रविधि में परिमित समष्टि की इकाइयों की संपूर्ण और अद्यतन अनुसूची का होना आवश्यक होता है, परंतु अनुसंधानकर्ता के लिए अनेक परिस्थितियों में समष्टि की पूरी सूची प्राप्त करना संभव नहीं होता। इस कारण इस प्रविधि की उपयोगिता कम हो जाती है। तीसरे, समष्टि के संबंध में सही निष्कर्ष निकालने के लिए सरल देव प्रतिशत यथेष्ट रूप से बड़े आकार की होनी चाहिए। क्षेत्र सर्वेक्षण में सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि द्वारा चयनित इकाइयाँ बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई रहती है। इन कारणों से लागत बढ़ जाती है और समय भी अधिक लगता है। चौथे, कुछ परिस्थितियों में सरल प्रतिदर्शों से असंभाव्य और गैर यादृच्छिक परिणाम निकलते हैं। उदाहरण, ताश की गड्डी में से 13 पत्ते एक ही रंग व एक ही समुच्चय के हो सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्तरित प्रतिचयन। स्तरित प्रतिचयन प्रतिनिधि यादृच्छिक प्रतिचयन की वह विधि है जिसके अनुसार समष्टि की समग्र इकाइयों में से प्रतिदर्श इकाइयों का चयन नहीं किया जाता, वरना समष्टि को सुनिश्चित विशेषताओं के आधार पर सजातीय स्तरों में बांटकर उन स्तरों में से सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श इकाइयाँ चुन ली जाती है। समष्टि के स्तरीकरण का मूल उद्देश्य एक विजातीय समष्टि को किसी आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या या भौगोलिक आधार पर विशिष्ट सजातीय स्तरों या वर्गों में इस प्रकार विभाजित करना जिससे कि प्रत्येक स्तर के अंतर्गत अधिक से अधिक संभावित सजातीयता हो, विभिन्न स्तरों के मध्य विशिष्ट अंतर हो। अधिकतर सार्वजनिक मत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण आदि में समष्टि का स्तरीकरण अनेक विशेषताओं जैसे आयु, आय, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्र आदि के आधार पर एक साथ किया जाता है, जिसे प्रतिस्तरीकरण कहा जाता है। उनमें अतिव्याप्ति ना हो। समष्टि के स्तरीकरण के उपरांत विभिन्न स्तरों या वर्गों में से यादृच्छिक प्रतिदर्श आनुपातिक, गैर आनुपातिक या अनुकूलतम आधार पर चयनित किया जा सकता है। आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन परियोजना के अनुसार स्तरों के आकार के अनुपात में प्रत्येक स्तर में से इकाइयों का चयन किया जाता है। उदाहरण, यदि 10,000 इकाइयों की समष्टि को 1000, 2500, 3000 और 3500 के सजातीय स्तरों में विभाजित किया जाता है, तो इन चारों स्तरों में से यादृच्छिक प्रतिदर्श इकाइयाँ क्रम से 2:5 अनुपात से 1:7 के अनुपात में चुनी जाएगी। इसके ऊपर गैर अनुपातिक स्तरित प्रतिचयन के अंदर इस तरह चाहिए कुछ भी आकार उनमें से बराबर बराबर इकाइयाँ चुनी जाती है। अतः प्रतिदर्श का आकार स्तरों के आकार पर निर्भर नहीं होता। अनुकूलतम आवंटन प्रतिदर्श इकाइयों के चयन प्रत्येक स्तर के आकार उसके विवरण दोनों का यथोचित ध्यान रखा जाता है जिससे न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके।